जय हिंद विद्यार्थियों, जय हिंद साथियों, दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सिद्धि विनायक की इस ऑनलाइन प्रस्तुति में। हिंदी साहित्य कक्षा 12 के अंतर्गत आज का हमारा इस डॉक्यूमेंट्री में अध्याय रहेगा अध्याय संख्या 11, भारत माता। और एक दूसरी कविता है आह धरती कितना देती है, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सबसे पहले कवि परिचय है। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के गांव कोसानी में हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का निधन हो गया। इनका प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त रखा गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। विद्यार्थियों, कवि सुमित्रानंदन पंत का जो गांव है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उस क्षेत्र में प्राकृतिक सुषमा बड़ी अनुपम है और उसी प्राकृतिक सुषमा का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जन्म के कुछ ही समय पश्चात माता का निधन हो गया, लेकिन फिर भी प्रकृति रूपी माता से इनका जुड़ाव बड़ा ही सुखद और अच्छा रहा है। 1918 में मजले भाई के साथ काशी आकर किंग्स कॉलेज से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आप इलाहाबाद आ गए। बाद में इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। विद्यार्थियों, इनका मूल नाम गुसाई दत्त था, जो कि इन्होंने बाद में सुमित्रानंदन पंत नाम रख लिया और इसी नाम से इन्होंने काव्य सृजन किया। 1921 में असहयोग आंदोलन एवं महात्मा गांधी के प्रभाव से महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला का अध्ययन करने लगे। इन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी में शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा बचपन से ही पंत जी को प्रभावित करती रही, जिसका उन पर जीवन भर प्रभाव रहा। चौथी कक्षा से ही पंत जी ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1916 में लिखी गिरजे का घंटा शीर्षक कविता इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। विद्यार्थियों, एक प्रश्न भी हमारी पाठ्यपुस्तक में इस तरह का आया है कि इनके कृतित्व पर विचार व्यक्त कीजिए या कृतित्व लिखिए। और दूसरा जो 4 नंबर का एक प्रश्न आना है कि कवि परिचय से संबंधित, उसमें भी ये सारी पंक्तियां हमारे बहुत काम की हैं। इन पंक्तियों को, इस पाठ परिचय को बड़े ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। कवि की रचना यात्रा को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविता। इनकी रचना है उच्छ्वास, वहाँ से लेकर के गुंजन नामक जो रचना इनकी है वहाँ तक भाव एवं सौंदर्य चेतना से भरपूर है। गुंजन काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत का अटल विश्वास झलकता है। इस काल की प्रमुख संग्रह है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ये प्रमुख इनके संग्रह हैं, जिन्हें प्रारंभिक या पहला चरण माना जाता है इनकी काव्य सृजन का। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में है इनकी कविताएं नवीन जीवन एवं युग परिवर्तन की धारणा को सामाजिक रूप देने की कोशिश करती हुई दिखाई देती हैं। जो दूसरा चरण है इनकी कविताओं का, उसकी ये विशेषता है विद्यार्थियों कि ये कविताएं नवीन जीवन तथा युग परिवर्तन की धारणा को सामाजिक रूप देने की कोशिश करती हुई दिखाई देती हैं। कविताओं पर प्रगतिवादी एवं मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जो कविताएं हैं, जिसे दूसरा चरण कहा गया है, 1936 से लेकर 1940 के बीच में जो इन्होंने साहित्य रचा है विद्यार्थियों, उस पर प्रगतिवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव है। अर्थात जैसा हमने पहले कई बार ये जिक्र किया है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य को प्रमुख 4 कालखंडों में बांटा गया है। उसमें अंतिम कालखंड, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, पुनः उसको कई कालखंडों में और बांट लिया गया है। तो उसी में एक काल आता है प्रगतिवाद, और इसे मार्क्सवाद भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि एक परिभाषा ऐसी मिलती है प्रगतिवाद की कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ऐसा कहा जाता है कि मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित जो साहित्य है उसे प्रगतिवादी साहित्य कहा जाता है। यानी कि दबा कुचला वर्ग, शोषित वर्ग, आम आदमी, गरीब, किसान, नारी, इन सब को ध्यान में रखकर जो कविताएं लिखी गई हैं वो प्रगतिवादी कविताएं हैं। और इस युग में या इस चरण में कवि ने युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये इस दौर की इनकी काव्य रचनाएं हैं। और इसी समय उन्होंने रूपाभ नामक एक पत्र का संपादन भी किया है।
तीसरा चरण है विद्यार्थियों, पंत जैसे भावुक कवि मन अधिक समय तक प्रगतिवाद और मार्क्सवाद की कठोर धारा में नहीं बह सके। वे पुनः अपनी मूल धारा के काव्य की रचना करने लगे। तृतीय चरण की रचनाओं में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, अतिमा, उत्तरा आदि शामिल है। ये रचनाएं इनकी तीसरे चरण की रचनाएं हैं विद्यार्थियों। चौथा चरण आ जाता है कला और बूढ़ा चांद से लेकर लोकायतन तक। चौथे चरण में इनकी चेतना मानवतावाद की तरफ प्रवृत्त हुई है। मनुष्य मात्र की ओर इनका काव्य प्रवृत्त हुआ है, जिसमें इनके चौथे चरण की जो पहली रचना है वो कला और बूढ़ा चांद मानी जाती है और अंतिम इसमें लोकायतन को कहा जाता है। यहाँ कवि व्यक्ति और समाज के माध्यम के मध्य सामंजस्य स्थापित कर लोक मंगल की कामना करता है। चिदंबरा इनकी कविताओं का संकलन है। चिदंबरा में भी इनकी कविताएं संकलित की गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि रचनाओं के विकास क्रम में विचारों के विषय में परिवर्तनशील रहे हैं, अर्थात जैसे जैसे इनकी रचनाओं का विकास हुआ है इनके विचारों में भी परिवर्तन आया है। यहाँ निराला और पंत में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है कि निराला का परिवर्तन जहाँ एक दिशा विशेष की तरफ अग्रसर होता है, वहीं पंत के परिवर्तन में एक अस्थिरता, एक अनिश्चितता है। विद्यार्थियों, पंत और निराला दोनों ही छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं, आधार स्तंभ है उसके, और छायावाद के बाद भी इन्होंने काव्य रचना की है दोनों ही महाकवियों ने। तो जहाँ तक बात निराला की करते हैं, निराला के काव्य में भी परिवर्तन आया है। विद्यार्थियों, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है और ये कभी परिवर्तित नहीं होता है, ऐसा एक नियम है। तो निराला के काव्य में परिवर्तन आया है और परिवर्तन है वो एक ही दिशा में चल रहा है, जबकि पंत के काव्य में परिवर्तन एक दिशा में नहीं चल रहा है। कुछ भी हो, पंत एक प्रकृति के चितेरे कवि हैं। चितेरे चित्रकार, जो प्रकृति की चित्रकारी करते हैं, ऐसे कवि हैं। इन्होंने भारतीय काव्य जगत में बंधी बंधाई लीक से हटकर उसे एक नई दिशा प्रदान की है। जिस एक दिशा में, एक धारा पर, एक ही रास्ते पर भारतीय काव्य जा रहा था, उससे हटकर कवि ने अपने काव्य की सृजना की है। पंत की कविताओं में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। प्रकृति एवं सौंदर्य से अभिभूत कर देने वाले चित्र इनके काव्य में मिलते हैं। रचनाओं में सर्वप्रथम कला, उसके उपरांत विचार एवं अंत में भावों का स्थान रहता है। ये इनके काव्य की विशेषता है। शिल्प को अधिक महत्व दिया है। शिल्प अर्थात छंद, अलंकार, लय, यति, गति, भाषा, इन सब चीज़ों को महत्व अधिक मिला है इनके काव्य में। अलंकृत एवं चित्रमयी भाषा का प्रयोग दूसरे चरण की कविताओं में प्रगतिवादी प्रभाव है। चित्रमयी भाषा अर्थात विद्यार्थियों ऐसा वर्णन जिसको पढ़ करके, सुन करके पाठक या श्रोता के सम्मुख स्वतः ही उसका एक चित्र उपस्थित हो जाए। उनके काव्य में विषय और शैलीगत गतिशीलता विद्यमान रही है। विषय भी गतिशील रहा है, नए नए विषय आए हैं और शैली में भी नवीनता आई है। भौतिकवाद एवं आध्यात्मवाद के समन्वय का प्रयास है। रूपों एवं प्रतीकों का प्रयोग इनके काव्य में है। ये सारे इनके काव्य की विशेषताएं हैं। पंत जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें है पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इन पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया गया है। अब विद्यार्थियों पहुंचते हैं हम पाठ परिचय पर। पाठ परिचय में इस आलोच्य दो कविताओं के अंदर क्या कुछ है उसी की बात यहाँ की जा रही है। इस अध्याय में कवि पंत की दो कविताओं को लिया गया है। प्रथम कविता भारत माता ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। कवि का जो कविता संग्रह है ग्राम्य, उसमें भारत माता नामक कविता संकलित है, उसको ही यहाँ संकलित किया गया है। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का ग्रामीण जीवन कैसा था उसका वास्तविक चित्रण इस कविता में हमें मिलता है। ग्रामीण जीवन दरिद्रता के अभिशाप से ग्रस्त है, गरीबी से ग्रस्त है। कवि ने प्रतीक के रूप में भारत माता को ग्रामवासिनी बताकर भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। कवि ने ये कहा है कि भारत माता है, वास्तव में जो भारत है, जिसे हम भारत कहते हैं या भारत माता के रूप में जिसकी हम कल्पना करते हैं विद्यार्थियों, वो भारत के गांवों में निवास करती है और उसकी दशा जो है वो बहुत बुरी है। परंतु कवि निराश न होकर आशा से भरपूर
रहता है, लेकिन दुर्दशा के बावजूद कवि आशावान है कि उसके ये दिन अवश्य बदलेंगे। दूसरी कविता धरती कितना देती है पंत के भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है कि हम भाग्य के भरोसे रहते हैं या कई बार लोभ लालच कर लेते हैं, तो ऐसे इन बातों को ध्यान में रखकर लिखी गई ये कविता है। इसमें कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसा कम काम होगा वैसा ही फल मिलेगा, अतः व्यक्ति को स्वार्थ एवं लोभ के वशीभूत होकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम अच्छा ना हो, कि हम जैसा काम करेंगे उसका परिणाम भी हमें वैसा ही मिलेगा। जैसा फल हम बोएंगे वैसा ही उसका फल हमें, जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। माफ़ करिए विद्यार्थियों, फल नहीं बोएंगे, बीज बोएंगे, उससे हम फल प्राप्त करेंगे। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर हम विष का बीज बोएंगे तो विष के फल ही प्राप्त होंगे, और अमृत बोएंगे तो अमृत के ही फल प्राप्त होंगे। तो परिणाम अच्छा हो ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। अब हम अपने मूल विषय काव्यांश पर आ जाते हैं और यहाँ से हम काव्यांश शुरू करते हैं, जिसमें भारत माता नामक कविता है। और भारत माता का चरित्र चित्रण, भारत माता के बारे में कवि ने हमें बताया है। भारत माता ग्रामवासिनी, कि भारत माता जो है वो ग्रामवासिनी है, गांव में रहने वाली है। भारत माता किसे कह सकते हैं विद्यार्थियों? भारत माता है भारत का संपूर्ण भूभाग और इसमें रहने वाले लोग। इन लोगों से मिलकर के भारत बनता है। भारत माता की कल्पना जो हम करते हैं वो बनती है, और उसका निवास कवि ने कहाँ माना है? वो गांव में माना है, कि भारत को अगर देखना है तो हमें गांव को देखना चाहिए। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। तो यहाँ कवि क्या कहता है कि वो भारत माता है जो गांव में निवास करती है, उसका आंचल है वो श्यामल है। श्यामल मतलब हरा भरा है, और वो हरा भरा है, उसके साथ ही वह कैसा है? धूल भरा है। धूल से भी वो हरा तो है लेकिन धूल से भरा है, मैला हो चुका है उसका आंचल। तो ऐसी वो भारत माता है। उसकी जो गंगा और यमुना जो नदियां हैं, वो नदियां जैसे उसकी आंखों के आंसू रूपी जल को बहा रही है, और वो मिट्टी की प्रतिमा सी बन चुकी है। वो भारत माता जैसे कोई मिट्टी की प्रतिमा हो ऐसी हमें लग रही है। बड़ी वो उदास है, उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर उदासी छाई हुई है। दैन्य जड़ित ऐपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग से तम से भीषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। कवि कहता है कि दैन्य से जड़ित, दीनता से, गरीबी से वो बिल्कुल जड़ हो चुकी है। अपलक नत चितवन, उसकी पलकें झपझपाती नहीं है, उसका चितवन मन है वो बिल्कुल नत हो चुका है नीचे, अर्थात उसमें निराशा छाई हुई है। अधरों में चिर नीरव रोदन, और अधरों पर, होठों के ऊपर चिर, लंबे समय से, नीरव कोई भी ध्वनि, कोई भी आवाज नहीं है, बिना किसी आवाज के रोदन वो रो रही है, कि उसके अधर, होठ, चिर यानी लंबे समय से, लंबा उसके ऊपर नीरव है अर्थात मौन है, लेकिन रोदन कर रही है, वो रो रही है, अपने मन ही मन में रुदन कर रही है। युग युग से तम से भीषण मन, और युगों युगों से उसके ऊपर अंधकार छाया हुआ है। तम से, तम अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार उस पर छाया हुआ है, और उस अज्ञान रूपी अंधकार से भीषण मन अर्थात उसका मन बड़ा दुखी हो रहा है। वह अपने घर में प्रवासिनी, और ऐसा लगता है कि वह भारत माता अपने ही घर में, अपने ही देश में प्रवासिनी हो गई है, जैसे किसी दूसरे देश में रह रही हो, ऐसा वो लग रही है। प्रवासिनी अपने ही देश में हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कवि ने उसका जो चित्रण किया है वो बड़ा दुखपूर्ण भाव का चित्रण किया है, कि वो बड़ी दुखी हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो गुलाम है, गुलामी के समय की लिखी हुई ये कविता है, और जो भारत के लोग हैं वो बड़े दुखी हैं, और जब भारत के लोग दुखी हैं तो वो भारत माता भी दुखी ही है। विशेष की चर्चा करें तो भारत माता के चित्रण के माध्यम से भारत के गांवों की दुर्दशा का वर्णन हुआ है, क्योंकि भारत के जैसे गांव हैं, जैसे गांव के लोग हैं, उनका ये चित्रण है, उन्हीं भारत माता के माध्यम से उसी का वास्तविक चित्रण है। कविता पर गांधीवाद एवं प्रगतिवाद का प्रभाव है। मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास अलंकार हैं। भाषा साहित्यिक, प्रवाहपूर्ण, भावानुकूल, प्रसंगानुकूल, खड़ी बोली है। दूसरा काव्यांश इस कविता का है।
30 कोटि संतान नग्न तन अर्धशुदित शोषित निरस्त्रजन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी। कि वो भारत माता कैसी है? उस भारत माता के 30 कोटि यानी 30 करोड़ संतानें हैं, 30 करोड़ पुत्र पुत्रियां हैं, अर्थात भारत के समस्त लोग, समस्त संपूर्ण भारत की जनसंख्या उस समय 30 करोड़ थी जिस समय ये कविता लिखी गई थी। तो उस 30 करोड़ लोगों के लिए कवि कह रहा है कि 30 करोड़ जनता है भारत की, नग्न तन, जिनका नग्न तन है अर्थात शरीर नंगा है, पहनने को जिनके पास वस्त्र नहीं है, अर्धशुद्धित और वो आधे भूखे हैं, अर्ध आधे क्षुधित भूखे, शोषित और जिनका शोषण हो रहा है, निरस्त्रजन जो निर्वस्त्र हैं, जिनके पास निरस्त्र कुछ भी नहीं है, मूढ़ अर्थात वो मूर्ख हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, असभ्य है, सभ्यता उन्हें नहीं आई है, शिक्षित भी वो नहीं है, निर्धन भी वो हैं, नतमस्तक, और वो भारत माता नतमस्तक है, अपने सर को झुकाए हुए, तरुतल निवासिनी, पेड़ों के नीचे निवास कर रही है भारत माता। भारत की जनता के रूप में वो भारत माता पेड़ों के नीचे निवास करने के लिए मजबूर हो रही है, पेड़ों के नीचे निवास कर रही है। स्वर्ण शस्य पद पद दलित कुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदित कंपित अधर मौन स्मृत राहु ग्रसित, शरदेन्दु हासिनी। कि नत मस्तक, उसका मस्तक नत है, वो तरुतल निवासिनी, पेड़ों के नीचे निवास करने वाली भारत माता है। स्वर्ण शस्य पद पर पद दलित कुंठित, कि वो स्वर्ण के जैसी, सोने के जैसी शस्य, हरी भरी हरियाली जिस धरती के ऊपर है, जिस भारत के ऊपर है, वो भारत है, वो भारत भूमि है, भारत माता है। पद दलित, पद से दलित है, जो उच्च स्थान उसे मिलना चाहिए वो उच्च स्थान उसे नहीं मिला हुआ है, इस कारण वो कुंठित है, व्यथित है। धरती सा सहिष्णु मन, और धरती का जितना मन सहिष्णु होता है विद्यार्थियों, सबसे अधिक सहिष्णुता या धैर्य या सहन शक्ति धरती माता के अंदर मानी गई है। तो धरती माता में जितनी सहिष्णुता होती है, वैसा भारत के लोगों का मन है वो बड़ा कुंठित हो रहा है। क्रंदन कंपित अधर, और अधर अर्थात होंठ हैं, वो क्रंदन कर रहे हैं, कंपित कांप रहे हैं। मौन स्मित, जिसकी मुस्कान है, स्मित मुस्कान मौन हो चुकी है। और जिस तरह से राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, शरदेन्दु हासिनी शरद ऋतु में जो अति शोभायमान होने वाली भारत माता है, वो जैसे शरद की रात को राहु ग्रसित कर लेता है, शरद की रातें, शरदेन्दु सर्दी का चंद्रमा है, वो अपना आलोक खो देता है, वैसे ही भारत माता का आलोक भी अब खो चुका है। राहु उसे ग्रस लिया, राहु ने जैसे उसे ग्रास लिया है, वैसे ही भारत माता को भी अंग्रेजी शक्ति, विदेशी शासन रूपी राहु ने ग्रास लिया है। इसलिए जैसे शरद रात्रि में चंद्रमा का तेज कम हो जाता है, वैसे ही भारत माता का भी तेज कम हो गया है, जैसे उसको भी राहु ने ग्रस लिया है या ग्रास लिया है। तो इस तरह से ये भारत माता के माध्यम से पराधीन ग्रामीण भारत का चित्र अंकित किया गया है। विद्यार्थियों, भाषा संस्कृत निष्ठ विषयानुकूल तथा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है, अनुप्रास रूपक तथा उपमा अलंकार है। राहुग्रस्त शरदेन्दु हासिनी में पराधीन भारत की तेजहीनता की ओर संकेत किया गया है। तो विद्यार्थियों, तीसरा काव्यांश इसका है, चिंतित भ्रिकुटी स्थितिज तिमिरांकित, नमित नयन तन वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। कि भारत माता जो है वो चिंतित है, उसकी भ्रिकुटियां हैं वो क्षितिज के समान हो चुकी हैं। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात उसकी भ्रिकुटी है, जो मुखमंडल है, मस्तक है, वो चिंतित दिखाई देता है। तिमिरांकित अर्थात तिमिर अंधकार, अंधकार उसके ऊपर छाया हुआ लग रहा है। नमित नयन, और आंखें नम है, उसमें पानी आया हुआ है, आंसू उसमें आए हुए हैं। तन वाष्पाच्छादित, और ऐसा लगता है जैसे उसका सारा तन वाष्प से आच्छादित हो चुका है, जल वाष्प जो होती है वो उसके ऊपर छा चुकी है। आनन श्री छाया शशि उपमित, और उसका जो आनन है, मुख है, वो श्री छाया, श्री की छाया से युक्त है। शशि उपमित, शशि की उपमा जिसे दी गई है। ज्ञान मूढ़,
लेकिन फिर भी वो आज वर्तमान समय में ज्ञान से मूढ़ है, अर्थात किसी के पास, भारतीय के लोगों के पास ज्ञान का अब अभाव हो चला है। विद्यार्थियों, किसी समय भारत विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन विदेशी आक्रमण होने से, विदेशी शासन होने से सारा ज्ञान भारत का नष्ट हो गया, और जो आनंद कभी श्री की छाया से, धन की छाया से, शशि के समान, चंद्रमा के समान उपमित होता था, वो आज ज्ञान से शून्य हो चुका है। गीता प्रकाशनी, जिसने सारे संसार को गीता का ज्ञान दिया, उसमें आज स्वयं के पास, स्वयं के अपनी संतान के पास देने के लिए ज्ञान भारत माता के पास नहीं है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा, सतन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भव तम श्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो यहाँ विद्यार्थियों, कवि कहता है कि भारत माता है वो ग्रामवासिनी है, जिसने सारे संसार को गीता का प्रकाश दिया है, जिसने सारे संसार को गीता का प्रकाश दिया है, वो गीता प्रकाशनी है। आज उसका सारी तपस्या है, उसका सारा संयम है, वो सफल हो रहा है। पिला अहिंसा सतन्य सुदोपम, कि क्योंकि इस भारत माता को आज गांधी जी जैसे महापुरुषों ने अहिंसा का सुधोपम, सुधा अर्थात अमृत पिला दिया है। हरति जन मन भय, जिसने सारे जन के मन का भय हर लिया है। अहिंसा का अमृत पीने के बाद सारे भारतवासियों के मन का भय जो है वो समाप्त हो गया है। भव तन श्रम, और ये तन है वो श्रम और मेहनती हो गया है। जग जननी, सारे संसार की जननी, अर्थात सभ्यता को जन्म देने वाली ये भारत माता ही है, सारे संसार की जननी है, जो जीवन की विकासनी है, अर्थात सर्वप्रथम जीवन का विकास इस भारत भूमि से ही हुआ था। ऐसी वो भारत भूमि है, वो भारत माता है, वो ग्रामवासिनी है, वो गांव में निवास करने वाली भारत माता है। कवि ने पराधीनता से दुखी भारत भूमि का वर्णन किया है। गांधी जी का अहिंसा का सहारा पाकर वह स्वाधीनता का सुख पाने की आशा करती है। भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग यहाँ हुआ है। विद्यार्थियों, ये था हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का पहला सत्र। दूसरे सत्र में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।